जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ से कोई भी दोषी बच के नहीं जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमारे जो सामने वाला व्यक्ति है वो सरकार का आदमी है या कोई किसी ऐसे धर्म का है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या किसी भी जाति का है। सबके लिए वो बराबर है। वो कानून का रक्षक है, संविधान का कौन रक्षक है? सुप्रीम कोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। किस किस बिंदुओं का सहारा लेकर अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आप उन लोगों के पास शेयर करिए जिनको लॉ के क्षेत्र में थोड़ी बहुत जानकारियाँ कम है, या जो गाँव में हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके पास टेक्निकल भी ज्ञान हो जाए, लॉ से संबंधित ज्ञान हो जाए, अपने अधिकार क्या है, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो जाए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना दिया है और वो जाके आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक बेस्ट टॉपिक पर, हर एक वीडियो एक बेस्ट टॉपिक पर बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट का इतिहास के बारे में। भारत में संवैधानिक इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पहला चीज। दूसरा, हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो उसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है। तीसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे बनते हैं। उसी में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉलेजियम कमेटी क्या होती है, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। जो चौथा टॉपिक रहेगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है, उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। और एक चीज लास्ट में और पांचवा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, संविधान का 99वां संशोधन क्या है। संविधान संशोधन, ये जो संशोधन है सन 2014 में आया था और ये संशोधन रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। तो इसीलिए हम 99वां संशोधन अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप 99वां संशोधन पढ़ेंगे ना, तब ये पूरे जो हमारा पूरा वीडियो बन रहा है ना, उसका पूरा समरी एक आपको मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे न्याय प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या रहा, क्या हिस्ट्री उसका रहा। ठीक है, तो अगर हम आपको थोड़ा सा इतिहास का पन्ना पलट के देखें और इतिहास में थोड़ा ले जाने की कोशिश करें हम आपको, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत जैसे इतने बड़े देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए जो कि तरह तरह समय समय पर आए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राज किए, भारत पे कब्जा किए। बहुत लोग आए, जैसे डच आए, पुर्तगाली आए, ठीक है, आर्य आए। उसके बाद जो लास्ट में एकदम कौन आया, वो आए अंग्रेज। चलिए तो बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में। तो ये बात है 1773 में। 1773 में उस समय क्या था कि हमारे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारत के कई जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। तो उस कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, उस कंपनी को कुछ रूल रेगुलेशन बताने के लिए रेगुलेटर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। वो रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाया? ब्रिटिश सरकार लाई, नियंत्रण करने के लिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब लाई? 1773 में लाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया था कि एक भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि सारे कंपनियों को नियंत्रण करेगा। तो 1773 में एक्ट आया। उसके बाद 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, वहां से वो अपना नियंत्रण करने लगे। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम एक अंग्रेजों ने एक्ट लाया। अंग्रेजों ने तरह तरह पर एक्ट लाते गए जिससे कि भारत में कानूनी व्यवस्था लाने के लिए, भारत में संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र लाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया, मतलब प्रयास किया हमेशा। तो उसी में 1935 में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने लाया। ठीक है,
तो भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ना कहकर उसे संघीय न्यायालय का नाम दे दिया गया कि भारत में क्या होगा, एक संघीय न्यायालय होगा। तो संघीय न्यायालय बनेगा कहाँ? तो देखिए 1773 में भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। लेकिन 12 दिसंबर 1911 में राजधानी चेंज हो गई, कोलकाता से कहाँ गई? दिल्ली में आ गई। अंग्रेजों को लगा कि कोलकाता से पूरे भारत में हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम अपना राजधानी चेंज करके कहाँ है? दिल्ली। तो 1911 में राजधानी कहाँ पर आ गई? 1912 में दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली में राजधानी आई, तो जब अब दिल्ली में राजधानी आई, अब उसके बाद क्या है? एक्ट आया 1935 में। तो 1935 में जब एक्ट आया भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसमें यह बताया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा। भारत में जितने भी विवाद होंगे, कोई भी मामला होगा, उसका जो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, न्यायिक प्रक्रिया कहाँ होगी? वहां पर होगी। बेकायदे वहां वकील बैठेंगे, जज बैठेंगे और फैसला करेंगे, फैसला सुनाएंगे। ठीक है। तो एक तो आया 1935 में, लेकिन 1937 में यानी कि 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में स्थापना हुआ सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने, जब हमने बहुत लड़ाई लड़ा, हम लोग के देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत लड़े, उसके बाद अंग्रेजों ने हार कर लास्ट में 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश सरकार से आजाद कर दिया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारी संविधान बनने की प्रक्रिया तो पहले से चालू हुई थी, प्रक्रिया बननी तेज हुई। और हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय पूरे भारत में लागू हो गया, तो हमारे संविधान के भाग 5 में भी बात मतलब कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जो कि सबसे ऊपर कोर्ट होगा, उसका निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होगा। ठीक है। तो भाई अब बात हो गया हमारे संविधान के भाग 5 में एक सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में भाग 5 में आर्टिकल है, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, इन दोनों के बीच जितने आर्टिकल आते हैं ये बताते हैं सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, जो न्यायाधीश है उनके वेतन वगैरह के बारे में। तो ये जो भाग 5 है यही बताता है। ठीक है, भाग 5 में जो आर्टिकल कितना से 124 से लेकर 147 तक। तो 124 में यह बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से काम करेगा, संविधान का रक्षक रहेगा। तो उसके बाद हमने तो नया सुप्रीम कोर्ट बनाया नहीं, जो दिल्ली में था, जिसे हम संघीय न्यायालय पहले कहते थे, अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था 1935 अधिनियम के तहत, उसी को मैंने मान लिया कि आज से ये संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो 1950 से ही वो सर्वोच्च न्यायालय हो गया हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं एक टॉपिक पे, और थोड़ा सा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारी जो सरकार के वो मुख्य रूप से 3 सरकार के अंग है। विधायिका है, ठीक है, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका में कौन कौन आते हैं? तो विधायिका में लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सांसद आते हैं, अध्यक्ष नहीं आते हैं, अध्यक्ष भी उसमें आ जाएंगे। तो जो विधायिका है उसका काम क्या है? विधायिका मतलब विधि, कानून, भारत में कानूनों को बनाना, या तो नए कानूनों को बनाना, या तो पहले से जो कानून बने हैं समय के अनुसार अगर उसमें कुछ संशोधन मांग रहा है तो उसमें संशोधन करना। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कानून आया। ठीक है, मुस्लिम विवाह अधिनियम ये कानून आया, लैंगिकता समानता ये भी कानून आया। ठीक है, साइबर क्राइम, तो ये सब जो जितनी भी कानूनें बन रही है किसका, ये कौन बनाएगा? विधायिका कानून बनाएगी। विधायिका का ये काम है, यानी लोकसभा राज्यसभा। एक कंडीशन इसमें और है, अगर आप कोई नया कानून बना रहे हैं या संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में आपका जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा ये चाह गया कि जो ये सरकार है उस संविधान में संशोधन कर रही है, अगर लोकसभा चाह गया तो उस संशोधन को रोक सकता है। राज्यसभा के पास भी सेम पावर है, राज्यसभा भी चाहे तो संविधान संशोधन को रोक सकता है। संविधान संशोधन में राज्यसभा लोकसभा के पास समान पावर है। तो राज्यसभा लोकसभा तो विधायिका के अंतर्गत आ गए। अब बात करते हैं कार्यपालिका।
कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ मंत्री परिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है। उन लोगों का काम क्या है कि कोई भी विधायिका जो कानून बना रही है उस कानून को पूरे भारत में लागू करना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो तीसरा सरकार का अंग है न्यायपालिका। भारत में जितने भी कानून पहले बने हैं, ठीक है, या जितने कानून अब विधायिका बना रही है, उस कानून को सब व्यक्ति से फॉलो कराना, सब व्यक्ति से उस कानून के थ्रू अकॉर्डिंग काम कराना। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो उसको सजा दिलाना, उसको दंड दिलाना, ये किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका के अंदर भी आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये न्यायपालिका के अंदर 3 चीज बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मान लीजिए आप कोई केस लड़ रहे हैं, अपने जिला कोर्ट में पहले लड़ेंगे, तो उसमें केस हार गए तो आप उसको अप्लाई किस में कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अगर आप अपना केस हार गए तो फिर आगे स्टेप में अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप अपना केस हार गए फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, तो फिर आप याचिका कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस पर आप सोचेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं यार अगर किसी व्यक्ति के साथ वाकई में अन्याय हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कर दिया है कि नहीं आपके साथ आप अन्याय किए हैं, यानी आप दोषी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से संशोधन भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला में, सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद ये लगता है कि नहीं हमने ये फैसला गलत पक्ष में दे दिया, तो उसको संशोधन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। 13वीं सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग, तो हमको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। और जो सरकार के तीनों अंग है ये संविधान के भाग 5 में आप पढ़ेंगे। चलिए तब दूसरा टॉपिक पे अपने बात कर लेते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। तो दूसरा टॉपिक हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबके पास है, ठीक है, जो भी भारत में है। दूसरी जो योग्यता उसके पास है उस पर 3 कंडीशन दिए, उन तीनों कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है तो न्यायाधीश नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकता है। पहला जो कंडीशन है, तीनों में से कोई एक, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक, मतलब 5 साल तक वो जज रह चुका है, तब वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा, अगर ये भी आपके पास है तो दूसरा एक और रास्ता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता हो, 10 साल तक वकालत किया हो, तो वो बन सकता है। अब बन सकता है, ये नहीं कि 100% बन ही जाएगा, आप गए तो आपको बना ही देंगे तुरंत। तीसरा जो कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रपति की निगाह में कोई ऐसा आदमी रहे जो कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञाता रहे, बहुत ज़्यादा उनके पास दिमाग रहे, तो उनको राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। और ये रहा तो दूसरा पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं फिर तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि कॉलेजियम कमेटी क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे न्यायाधीश कोई व्यक्ति बनता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारा संविधान लागू कब हुआ। 1950, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 तक, इन दोनों के बीच जितने भी वर्ष हैं, इन वर्षों में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वो मंत्री परिषद की सिफारिश पे होती थी। मंत्री परिषद मतलब कि जो केंद्र में सरकार है, तो जो केंद्र में सरकार है वो ये निर्णय करती थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, और वो मंत्री परिषद नाम भेजते थे किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति बस हस्ताक्षर करते थे, वो व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, दिमाग लगाइए, किसी की भी मान लीजिए केंद्र में सरकार है, अब उसे कुछ बहुत बड़ा चेंज करना है भारत में, जो कि वो भारत के पब्लिक के खिलाफ है, किसी एक धर्म जाति को लेकर वो चीज है, ठीक है, किसी एक धर्म को लेकर है। तो इसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है, जब झगड़ा लड़ाई होगा तो आपका कोर्ट, जब मामला बड़ा आएगा, जैसे कि रीजनल धार्मिक मामला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील वहां पर रहेंगे, जो वहां पर न्यायाधीश रहेंगे, उस न्यायाधीश को कौन बनाया रहेगा? केंद्र में जो सरकार है उस न्यायाधीश को बनाई रहेगी। ये कब हम की बात कर रहे हैं? 1950 से लेकर 1993 के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो न्यायाधीश रहेंगे उस न्यायाधीश को कौन बनाया रहेगा? केंद्र सरकार में जो रहेंगे वो न्यायाधीश को बनाए रहेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद के सिफारिश में भी कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है। तो मंत्री परिषद तो भाई अपने आदमी को न्यायाधीश बनाएगी ना, ताकि अगर कोई ऐसा फैसला आए सरकार के पक्ष में, पब्लिक के पक्ष में, किसी धर्म के पक्ष में, तो जो उसका फैसला आए वो हमारे पक्ष में आए। और हमारे पक्ष में कब आएगा? जब न्यायाधीश हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसबैलेंस हो जाता है। भाई आप तो कार्यपालिका में, सरकार का पूरा पावर कार्यपालिका में है, पूरा पावर विधायिका में है, जो भी सरकार में है। उसके बाद अब न्यायपालिका में भी घुस रहे हो, यानी कि तीनों जगह कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, विधायिका। तो सरकार का जो है तीनों जगह पूरे तरीके से कब्जा हो जाएगा, तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। तब लोकतंत्र कहाँ रह गया भाई? तो सरकार का राज चल रहा है देश पर, सरकार अपने मन से कोई भी काम कर सकती है, क्योंकि सरकार को रोकने वाला कोई रहेगा ही नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो भी सरकार नियुक्ति करेगा, वो भी पता करेगा, वो अपने हिसाब से नियुक्ति करेगा कि भाई कौन अगला न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अगला न्यायाधीश कौन होगा, और जो उस सरकार के लिए अच्छा रहेगा उसको न्यायाधीश बनाएंगे। देखिए, जो 1950 से लेकर 1993 तक, ठीक है, 1992 तक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसमें मुख्य रूप से योगदान किसकी था? जिसका केंद्र में सरकार था। अब देखिए यहाँ पर कैसे पावर बट रहा है। जो सरकार है उसके पास तो विधायिका में भी पूरा पावर रहेगा, ठीक है, कार्यपालिका में भी पूरा पावर रहेगा और न्यायपालिका में भी पूरा पावर रहेगा। यानी तीनों जगह कब्जा किसका रहेगा? सरकार का। अब सरकार अपने मन का मनमानी कर सकती है, किसी एक धर्म के खिलाफ कार्य कर सकती है, किसी एक जाति के खिलाफ कार्य कर सकती है, ठीक है, देश के हित में न कार्य कर सकती है। क्योंकि आप कहाँ जाएंगे? जैसे कि किसी व्यक्ति के पास समस्या आती है तो वो कहाँ जाएगा? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को तड़पाता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? न्याय लेने कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। अब जब कोर्ट उसी व्यक्ति का होगा तब उसे न्याय कैसे मिलेगी? न्याय नहीं मिलेगी ना। तो यही बात है कि जब मंत्री परिषद के सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, कब से कब होता था? 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से 1993 तक, ठीक है, इन दोनों के बीच जितने भी न्यायाधीश नियुक्ति हुए वो सरकार के अकॉर्डिंग हुए। उसके बाद 1993 में लोगों ने सोचा कि भाई ये प्रक्रिया गलत है, भारत एक लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश रहेंगे उनकी नियुक्ति में सरकार का योगदान नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार तो अपने मन से जिसको मन चाहे उसको न्यायाधीश बना देगी और सरकार हर एक फैसला अपने पक्ष में खींच लेगी, ठीक है, तो ये गलत हुआ। तो एडवोकेट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों का एक संगठन है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया सुप्रीम कोर्ट में और बताया कि ये सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। ये जो सरकार मंत्री परिषद के सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, ये प्रक्रिया गलत है। ये लोकतंत्र में एक धब्बा है, यहाँ सरकार का राज चल रहा है। और ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है इसे चेंज करना चाहिए, इसमें सरकार का योगदान नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार अपने मन से न्यायाधीश बनाएगी, हर एक फैसला अपने पक्ष में लेगी। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उन लोगों ने बहुत सोचा और वाकई सोचा कि हाँ यार ये प्रक्रिया तो गलत है, जो मंत्री परिषद के आदेश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो 1993 में फाइनली एक कॉलेजियम कमेटी बनाई गई, कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई, जिसके तहत कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के बारे में बताया गया। यानी जो मंत्री परिषद का सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उसके समाप्त कर दिया गया और एक नया तरीका बताया गया। ये हमारे संविधान में नहीं है, जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहा गया कि इस प्रणाली के तहत अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा। यानी सरकार का पूरी तरीके से उस पर कनेक्शन हट गया, ठीक है। तो कॉलेजियम कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे? भाई उसमें सरकार के लोग नहीं होने चाहिए। अगर सरकार के लोग रहेंगे तो फिर वही काम करेंगे। तो उसमें ये बताया गया कि 5 लोग रहेंगे जो ये तय करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। अब 5 लोग कौन कौन होंगे? तो उसमें पहला एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस समय 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। तो 34 न्यायाधीश में से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 न्यायाधीश। ये संख्या मतलब पहले बहुत कम थी। सबसे पहले जब हमारा 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 न्यायाधीश थे मात्र, जिसमें
एक मुख्य थे और 7 अन्य लोग थे। तो धीरे धीरे जब भार बढ़ता गया, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, क्राइम रेट बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें उसकी संख्या में वृद्धि कर दिया गया और फाइनली वो सांसद कर सकता है इजी, इसमें कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा कि कॉलेजियम प्रणाली आया और उस प्रणाली में ये बताया गया कि 5 लोग तय करेंगे कि भारत का अगला न्यायाधीश कौन बनेगा। और वो 5 लोग कौन कौन लोग होंगे, तो उसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, और 4 हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सब मिलाकर 5 लोग। और यही 5 लोग तय करेंगे कि अगला न्यायाधीश कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। तो अब देखिए, सरकार का जो पावर था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज पर, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब सरकार क्या करने लगी, अब देश के हित में जनता सरकार के विरुद्ध फैसले देने लगी, देश के हित में काम करने लगी सरकार। तो यहाँ पर सरकार हिलने लगी कि भाई हम कोई भी स्कीम ला रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट तुरंत विरोध कर रहा है। अब विरोध करेगा ही, क्योंकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष हो रही है, वो स्वतंत्र नियुक्ति हो रही है, उसमें कोई भी सरकार का आदमी नहीं है। उसमें क्या होगा कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, उसमें वही 5 लोग तय करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनता है। अब अगले टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उसको पद से हटाने के लिए सबसे पहले एक कार्य करना होगा कि संसद के किसी भी सभा में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ठीक है, प्रस्ताव लाना होगा। और अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 100 लोगों की सहमति रहना चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्य का सहमति होना चाहिए। तो अगर इतने लोगों की सहमति है, तब फाइनली आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि जो न्यायाधीश की पद पे है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, उसको पद से हटा सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप हटा दें, डायरेक्ट हटा दें। कब हटा सकते हैं, कुछ कंडीशन है। जैसे कि कोई व्यक्ति वो ऐसा है, उसका कोई क्राइम में नाम ऐड हो गया, कोई क्राइम किया हो, ठीक है, या उसका जो मानसिक हो, जो न्यायाधीश हो, वो सही ना हो, दिमागी रूप से सही ना हो, गलत फैसला देता हो, गलत पक्ष में फैसला देता हो, ठीक है, सरकार को भी लगे कि नहीं ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, और थोड़ा सा भी हिंट मिल गया, सोचा कि अब इसे हटाओ, क्योंकि हटाने का पावर, हटाने का जो क्षमता है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं, वो तो राज्यसभा लोकसभा के पास है। तो किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए सबसे पहले या राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, ठीक है। तो और वो दोनों सदनों में प्रस्ताव आएगा। उसके बाद प्रस्ताव आने के बाद 2/3 बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद वो नाम भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और उस न्यायाधीश को वहां से हटा दिया जाएगा, उसके पद से। हटाने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को ये सूचना दे दिया जाएगा कि आपको किस वजह से हटाया जा रहा है, ठीक है। और उसके जो हटाने की प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक वो व्यक्ति अपने न्यायाधीश पर मतलब कार्य करता रहेगा। और अगर कोई मान लीजिए सरकार गलत कामों में उसको फंसा रही है किसी न्यायाधीश को, इस सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास में फैसला नहीं दे रहा है, इसे किसी ऐसे काम में फंसाकर इसका यहाँ से नौकरी ही खत्म करते हैं और कोई अच्छा न्यायाधीश आएगा तो शायद वो हमारे लिए काम करे। तो भाई कोई चेकिंग करने वाला होना चाहिए ना कि नहीं ये बात सच है, सही है कि नहीं। तो ये बात साबित कौन करेगा, इसका रिसर्च कौन करेगा, सर्च कौन करेगा। तो वो आप जिस भी लोकसभा चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो वहाँ के जो अध्यक्ष, आप देखे होंगे कि जो अध्यक्ष है वो ऊपर बैठे रहते हैं, बाकी जो सांसद सब है आगे रहते हैं। तो वो अध्यक्ष जांच करेंगे। जांच में कौन कौन हो सकते हैं, तो जांच में सुप्रीम कोर्ट के भी अध्यक्ष रहेंगे, हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। ये सारे लोग मिलकर जांच करेंगे उस एडवोकेट के बारे में, उस न्यायाधीश के बारे में कि वो कोई काम किया है कि नहीं, उसे क्यों उसके पद से हटाया जा रहा है। ये तो हो गई चौथा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या है, संविधान का 99वां संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। 2014 में संशोधन आया गया था। देखिए सरकार तो पहले से ही कोशिश करती रही कि जो मंत्री परिषद के सिफारिश पर पहले जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होता था वो प्रणाली सही था, क्योंकि सरकार के पास कुछ पावर थी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। या तो कोई ऐसा हम न्याय नियुक्ति आयोग ला दें जिसमें कि क्या हो कि सरकार के भी कुछ आदमी हो, सरकार के पास कुछ पावर हो न्यायाधीश चुनने का, ठीक है। तो सन 2000 उससे पहले कांग्रेस भी लाई थी, सन 2014 में हम बीजेपी
जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, तो उन्होंने ये चाहा कि जो कॉलेजियन कमेटी है, जो कॉलेजियन प्रणाली है, इसे हम पूरी तरीके से खत्म करें और एक नया न्याय नियुक्ति आयोग का गठन करें, जिसमें कि सरकार के भी आदमी होंगे और न्यायपालिका के भी आदमी होंगे, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों आदमी मिलकर अगला ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, तो उसमें ये का मतलब प्रस्ताव आया लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में प्रस्ताव आया, उसमें पास हो गया। उन्होंने सब लोग ने सोचा भाई सरकार तो ये सोचेगी कि सरकार के पक्ष में हर एक फैसला है, तो लोकसभा राज्यसभा से दोनों प्रस्ताव पास हो गया कि भाई संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, जिसमें कि न्यायों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उनकी प्रक्रिया में फेरबदल करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। अब वो एक कानून बन गया 99वां संशोधन कि भारत में जो कॉलेजियम कमेटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। भारत में एक नया, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का गठन हो गया। राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की कमेटी के लोग ये तय करेंगे कि अगला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कौन बनेगा। ठीक है, तो आप अब ये सोचेंगे कि जो राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग है, इसमें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग तय करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। तो हम बताते हैं, देखिए इसमें उन्होंने ये बताई, सरकार इन्होंने ये बताया कि जो सबसे पहले राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग में 6 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 6 लोग रहेंगे। और 6 लोग ये तय करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। अब वो 6 लोग में कौन कौन लोग रहेंगे? तो पहला रहेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो रहेंगे। और दूसरा हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। हाई कोर्ट के कौन? 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। और तीसरा उन्होंने बताया कि भारत सरकार का एक कानून मंत्री रहेगा। और चौथा उन्होंने ये बताया कि पीएम की जो कमेटी है उसके सिफारिश पर 2 ऐसे जो कानून के ज्ञाता हो उस व्यक्ति को चुना जाएगा और राष्ट्रपति के पास नाम भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति उसे नियुक्ति कर देंगे। जैसे कि आपको जो हम पढ़ाए ना नियुक्ति में कि जो लास्ट वाला था, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो लास्ट एक स्टेप था कि अगर राष्ट्रपति के नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सरकार ने ये बता दी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति 2 लोगों को चुनेंगे जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में बैठेंगे, भाग लेंगे। तो मिलाकर कुल 6 लोग रहेंगे। अब 6 लोग में देखिए 3 लोग हो गए किसके? न्यायपालिका के। न्यायपालिका में 3 लोग कौन कौन हो गए? एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और 3 किसके हो गए? कार्यपालिका के लोग हो गए। कार्यपालिका में एक तो देखिए जो भारत सरकार का कौन कानून मंत्री रहेगा और 2 वो लोग रहेंगे जो कि क्या राष्ट्रपति उन्हें चुने रहेंगे पीएम की सिफारिश पे। तो यहाँ पर 3 लोग हो गए। अब देखिए अब ये मिलकर 6 लोगों को अब तय करना होगा कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। अब देखिए इसमें भी वोटिंग होगा। मान लीजिए 1 लोग का नाम आ गया, 1 लोग का या 2 लोग का, मान लीजिए नाम आ गया 2 लोग का कि ये 2 लोगों का नाम है, इन दोनों लोगों में से 1 लोग का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति करना है, 1 सीट खाली है। ठीक है, तो अब भाई वोटिंग ना होगा, 6 लोग हैं तो मान लीजिए 3 लोग एक साइड हो गए, 3 लोग एक साइड हो गए, तो बीच में हो गया भैया वो न्यायाधीश बनेगा कि नहीं। तो एक ऐसी समस्या आई। ठीक है, और एक बात और है कि जो प्रधानमंत्री जो 2 लोगों का नाम देंगे उसमें हो सकता है एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि लास्ट में आकर किसमें न्यायपालिका वालों से मिल जाए। न्यायपालिका वाले से अगर वो व्यक्ति मिल गया तो न्यायपालिका के 4 लोग हो जाएंगे और जो कार्यपालिका के 2 लोग बचेंगे। अब वो 4 लोग आपस में मिल गए। अब कोई भी ऐसा जिसे न्यायाधीश जिसे भी बनाना चाहेंगे, इनके पास 4 वोट हो गया, न्यायपालिका वालों के पास 4 वोट हो गया ना, तो ये जिसे अब इनका माने जिसे चाहे उसे न्यायाधीश बना दे। अब 2 लोग 2 वोट लेकर आप क्या करेंगे जिसके पास 4 वोट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ये सोची कि यहाँ पर लगता है कुछ गलत हो जाएगा। मान लीजिए हमारा एक जो व्यक्ति है कभी जाकर उन्हें मिल गया तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा और फिर वही काम हो जाएगा कि वो अपने मन से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लगेंगे, हमारी कुछ नहीं सुनेंगे। तो सरकार ने फिर एक चीज लगाया उसी में 99वां संशोधन में कि जो हम सरकार को भेजते हैं, जैसे कि क्या करेगी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम आएगा, नाम कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अब राष्ट्रपति के पास नाम चला गया तो राष्ट्रपति तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो सरकार ने यह सोचा, उसमें संशोधन किया
कि जो न्यायाधीशों के नाम है वो राष्ट्रपति के पास न भेजकर गृह मंत्री के पास नाम भेज दिया जाएगा, जो भी देश के उसमें गृह मंत्री रहेंगे। तो न्यायाधीश का नाम, जैसे कि अब क्या किया, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के आयोग का जो गठन है वो मान लीजिए कि एक नाम भेजा, दो नाम भेजा, कहाँ पर, गृह मंत्री के पास भेजा। अब डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगा, अगर कॉलेजियम कमेटी रहता तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजता, लेकिन तो राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग है तो इसमें पहले किसके भेजा, गृह मंत्री के पास भेजेगा। अब गृह मंत्री को अगर अच्छा लगे कि नहीं यार ये जो व्यक्ति है ये अच्छा है, जानकार है, और ये क्या करेगा कि हमारा काम करेगा, हमारे विरुद्ध नहीं जाएगा, अगर ऐसा उसे लगे तो नाम कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा। अगर ऐसा ना लगे, भैया उसको ये लग जाए कि जो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे सरकार के लिए खतरा है, तो नाम आगे ही नहीं भेजेगा, अपने के वो नाम क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो नाम कहाँ पर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो नाम जब पीछे आ जाएगा तब का क्या होगा, तब अब अगर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है हाई कोर्ट की, अगर नाम उसको भेज रही है तो उस पर 6 के 6 लोग सहमत होने चाहिए। भाई आप किसी का बार बार नाम भेज रहे हैं, आगे से अगर वो नाम रिटर्न हो रहा है, उसका नाम आप बार बार भेज रहे हैं, तो इसके मतलब वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी छानबीन भी होगा, और उस पर वोटिंग पे 6 लोग हैं तो 6 लोग सहमत होना चाहिए। तो बाद में फिर इसे देखा गया, ये मुख्य रूप से फिर गलत हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की जो टीम थी उन्होंने ये देखा कि जो पहले चीज था वही फिर लागू हो गया, तो फिर उन्होंने एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाहिर की और बताया कि मिलावट सरकार ये गलत हो रहा है, ये भारत के संविधान का हनन हो रहा है। यहाँ तो फिर सरकार घुस गई न्याय नियुक्ति आयोग में, फिर न्यायाधीश में सरकार अपने हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका में भी सरकार का राज चल रहा है। तब का खाक का लोकतंत्र है जब हर जगह सरकार का ही राज है। तो फिर 1999 संशोधन को असंवैधानिक करार दिया गया, और जो कॉलेजियम कमेटी पहले थी वही कमेटी बना दी गई, और 5 लोग वही अभी तक 5 लोग तय करेंगे। एक कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, और हाई कोर्ट के 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो लोग 5 लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो ये वीडियो शेयर करिएगा। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।